ठीक है। तो अब सर कल हमने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कंप्लीट कर लिया था कि जो किसी को शादी करने से चाहे कंप्लीटली चाहे अधूरे तरीके से चाहे पूरे तरीके से रोकते हैं वो वर्ड एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिवाय माइनर को शादी करने से रोक रहे के जो एग्रीमेंट है वो वैलिड होते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कहाँ से आ रहा है कि सर आर्टिकल 19(1)(g) से आ रहा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रेड में बिजनेस और प्रोफेशन भी आ जाता है, ट्रेड में बिजनेस और प्रोफेशन भी आ जाता है। ठीक है सर। तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं कहीं भी भारत में धंधा कर सकता हूँ कानून के दायरे में रहते हुए, तो वो मेरा राइट है। यदि कोई एग्रीमेंट धंधा करने से रोकने के लिए बन रहा है तो वो एज पर आर्टिकल 19(1)(g) गलत है सर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर किसी को काम धंधा करने से रोका जा रहा है तो भी वो वैलिड है, वैलिड है, वो वर्ड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है सर। एक्सेप्शंस दो तरीके से पढ़े थे अपन ने कि सर कौन कौन से। एक तो थे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी कि कुछ कानून में नियम बनाए हुए हैं, ठीक है, कि यहाँ यहाँ रोकोगे वैलिड है। एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आए हुए कि सर जहां पर जजेस ने केस को सुनते हुए डिसीजन दिया कि यार यहाँ पर रोकना वाजिब है। ठीक है। तो अब आइए, अंडर स्टैट्यूटरी बेसिक रूल एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड के एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि सर किसी को गुडविल बेची गई है तो द सेल ऑफ गुडविल। कौन पढ़ सकता है इसको? कौन पढ़ सकता है? कहाँ गया देवांश? आया था ना क्लास में? देवांश आया था? देवांश नहीं आया, ओके। दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कर रहे। और कविश और श्रेया अपने अपने वीडियो ऑन कर लो ना बेटा। दक्ष अग्रवाल पढ़ना स्टार्ट कर, सेल ऑफ गुडविल। Yes, sir. Sale of goodwill, exception 1 to section 27. An agreement which restrains the seller of goodwill from carrying on a business is valid if all the following conditions are fulfilled. First, such restrictions must relate to a similar business. देखो ये कीवर्ड्स हैं, ये जो है ना कीवर्ड्स हैं, तो ये मैच हो जाएंगे। यदि ये सारी बातें यदि मैच हो जाएंगी तो फिर जो एग्रीमेंट किसी सेलर ऑफ गुडविल को बिजनेस कैरी ऑन करने से रोक रहा है तो फिर वो वाजिब होएगा, वैलिड होएगा। क्या मिस्टर एक्स ने अपने धंधे की गुडविल मिस्टर वाई को बेची है, तो अब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को सेम धंधा करने से रोक सकते हैं, या ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है तो रोक सकते हैं। सच रेस्ट्रिक्शन मस्ट रिलेट टू सिमिलर बिजनेस। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना टिम्बर का धंधा बेचा है। ओके सर, टिम्बर के धंधे की गुडविल बेची है, तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को टिम्बर का धंधा करने से ही रोक सकते हैं। यदि ये फूड आइटम्स का धंधा करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि उससे इनका कोई इफेक्ट नहीं होएगा धंधा जो इन्होंने खरीदा है, इसलिए। तो सर द restrictions must relate to similar business, restrictions must be within a specified local limit। यानी कि इन मिस्टर एक्स का टिम्बर का धंधा महाराष्ट्र में फैला हुआ था तो इनका रेस्ट्रिक्शन भी महाराष्ट्र तक हो सकता है। होल ऑफ इंडिया में टिम्बर का धंधा करोगे ऐसा लिख दिया तो, होल ऑफ इंडिया में टिम्बर का धंधा नहीं करोगे ऐसा लिख दिया तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में जो एग्रीमेंट है कैसा हो जाएगा सर? ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब तो कहीं भी करें फिर, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र में भी करें, ऐसा लिख दिया तो ये कैच पॉइंट है, ध्यान रखना। ये कैच पॉइंट है, होल ऑफ इंडिया मतलब स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, जिसको मैं आज दिन तक आपको क्या बोलता आ रहा हूं, जोग्राफिकल लिमिट। जोग्राफिकल लिमिट, रीजनेबल जोग्राफिकल लिमिट, ठीक है, रीजनेबल टाइम लिमिट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पढ़ना भाई दक्ष। Such restrictions must be for the time so long as the buyer or any person deriving title to the goods from him carries on like business in the specified local limits. सर ये एक रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। जैसे कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है सर? 5 साल, 10 साल, ऐसा कुछ। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। या फिर
जब तक कि हम आपसे खरीदी गई बिजनेस जो गुडविल है, जिस बिजनेस की गुडविल है, हम वहां पर काम कर रहे हैं, तब तक हम उसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं, तब तक आपको इस धंधे में वापस नहीं आना है। हम जिस दिन बंद करते हैं उस दिन आप वापस आ जाए, ये भी रीजनेबल बात ही है। ठीक है। सच रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी फॉर टाइम सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन डिराइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम, यानी कि जिसको भी गुडविल बेचा गया है, कैरीज ऑन अ लाइक बिजनेस इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। ठीक है। यानी कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू टाइम है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एज टू लोकल लिमिट या जोग्राफिकल लिमिट है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये रेस्ट्रिक्शन मान्य होगा यदि वो सिमिलर बिजनेस के लिए ही है। ठीक है। फोर्थ, such specified local limits must be reasonable having regard to the nature of the business। ये महाराष्ट्र और इंडिया वाला जो मैंने आपको समझा दिया, वो यदि महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र में ही रोकना है, पूरे इंडिया में रोकने का एग्रीमेंट बना भी दिया, वो फर्जी एग्रीमेंट होगा, वो जाके कर सकता है। ठीक है। क्योंकि उस आदमी को जिसने अपनी गुडविल बेची है मिस्टर वाई को, उस आदमी को जानते ही लोग महाराष्ट्र में हैं, तो दूसरी जगह रोक के इसको कर क्या लेगा यार, कुछ नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। सो सच स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स यानी कि जोग्राफिकल लिमिट्स मस्ट बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू नेचर ऑफ बिजनेस। thus the buyer of the goodwill may restrain the seller for carrying on any business similar to the one sold by him within certain vicinity यानी कि आसपास का एरिया, and for a certain period of time provided the restrictions in regard to time and vicinity are found reasonable। कुछ नहीं है, चार बातें ध्यान रखो, तीन चार बातें ध्यान रखो। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी गुडविल यदि बेची है, तो सर मिस्टर वाई उसको सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हैं, सिमिलर धंधा करने से रोक सकते हैं, सर रीजनेबल टाइम पीरियड तक रोक सकते हैं, रीजनेबल जोग्राफिकल लिमिट्स में रोक सकते हैं, लोकल लिमिट्स में, जोग्राफिकल लिमिट्स में रोक सकते हैं। ठीक है। बस ये बात है। कैसे? बिस्लरी वाले ने पार्ले, जिसने बिस्लरी ब्रांड खरीदा, पार्ले ने बिस्लरी ब्रांड मिस्टर एक्स को बेचा, तो सर जिसने बिस्लरी ब्रांड खरीदा उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया अगले 5 साल तक इस धंधे में वापस मत आना। हाँ पार्ले बाद में वो बेली करके आ गया। ठीक है सर। कोका कोला ने, कोका कोला पिया होगा ना आप सबने कभी भी, कोका कोला जस्ट आप पीता है या नहीं, साइड में रख देता है, रोनाल्डो तो साइड में रख देता है, देखा है उसका वो वीडियो जस्ट तूने? ठीक है। तो कोका कोला ने जब अगेन पार्ले, पार्ले से उनका ब्रांड थम्स अप खरीदा, तो उसमें बोला देखो आप पूरे इंडिया में हो, तो आपको इंडिया में सिमिलर बिजनेस यानी कि अगेन कोला बिजनेस में, इंडिया में कोला बिजनेस में जब तक हम हैं तब हमने आपसे ये खरीदी हुए गुडविल वाले धंधे को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तक मत आना, ये भी रीजनेबली बात होती है। तो सर पार्ले ने कोका कोला बेचा, उसके कोका कोला को थम्स अप ब्रांड बेचा अपना, तो वो आज भी उसको लेके कंटिन्यू कर रहे हैं, और पार्ले तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि ये उस धंधे में उस गुडविल को यूज कर रहे हैं। ओके सर। सिमिलर एग्जांपल कोका कोला ने पार्ले से, एक और ब्रांड आता है ना लिम्का करके, आपने सुना है लिम्का, लाइम एंड लेमन लिम्का, वो भी सिमिलर बिजनेस, सिमिलर कहानी है। ठीक है जी। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पार्टनर्स एग्रीमेंट। देखो सेल ऑफ गुडविल का पॉइंट पे ये तीन चार बातें जो बताई है ना, वो अपना जब चार्ट बनाओ ना अपने, एक तो ये चार्ट जरूर बनाना, दूसरा उसमें सेल ऑफ गुडविल में वो 3 पॉइंट फर्दर नोट करना। पार्टनर्स एग्रीमेंट के पॉइंट्स तो अपन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ ही चुके हैं, कि आप जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सर पार्टनर, यदि कोई पर्सन पार्टनर जैसे पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, तो आप उसको बाकी कोई भी काम धंधा करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अ, भले ही आप उसको काम धंधा करने से रोक लो, इट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 19(1)(g। ये जरूरी है कि पार्टनरशिप का काम ढंग से चले, इसलिए पार्टनर कहीं और कोई दूसरा काम नहीं करे। ठीक है। जो पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जो पार्टनर्स बाहर छोड़ के जा रहे हैं, सर जिसने इस फर्म की गुडविल खरीदी है वो इनको रोक सकता है, वैसा काम धंधा करने से, रोकने के लिए काम धंधा करने से, ठीक है, फर्म का नाम यूज करने से भी रोक सकता है। आइए पार्टनर्स एग्रीमेंट की डिटेल्स देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट में।
Under the Partnership Act 1932, following agreements in restraint of trade have been considered as recognized as valid. पहला पॉइंट पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल. Restriction on existing partner, subsection 2 of section 11. A partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. ठीक है. एक पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई दूसरा पर्सनल लेवल पे काम धंधा नहीं कर सकता. ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. सेकंड पॉइंट ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ भाई. Restriction on outgoing partner, subsection 2 of section 36. An outgoing partner may agree with his partner that he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits. Such agreement shall be valid only if the restrictions are reasonable. रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड एंड ज्योग्राफिकल लिमिट्स. ठीक है. तो सर आउटगोइंग पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के बाहर जा रहा है, देखो कितना खूबसूरत वर्ड यूज लिया गया है, ही में. ठीक है. बाहर जाने वाले व्यक्ति में, ये जरूरी नहीं है कि वो बाहर जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट ही कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकता. वो कर सकता है. वो कर सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस. यदि आपको उसे रोकना है तो आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में बांधना पड़ेगा. ठीक है. और पर ये यदि वो बाहर निकलते समय वो इस बात पे साइन कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि हाँ हाँ मैं नहीं करूंगा, अगले 2-3 साल तक नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारे धंधे के इन्स एंड आउट्स पता है, तुम्हारे साथ compete करके तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. ठीक है. तो ही में, देखो मंथ का नाम है, मे से याद रख लेना. तो आउटगोइंग पार्टनर मे एग्री विद दिस पार्टनर्स कि मैं सिमिलर बिजनेस ज्योग्राफिकल लिमिट्स में नहीं करूंगा. ठीक है सर. सर ये भी भले ही किसी को काम धंधा करने से रोक रहा है बट ये बिल्कुल वैलिड रिस्ट्रिक्शन है. पॉइंट नंबर 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. कि सर फर्म खत्म हो रही है तब, या फिर फर्म खत्म हो सकती है ऐसे एंटिसिपेशन में यदि साइन किया है सारे पार्टनर्स ने कि सर सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे, केवल वो कैरी ऑन करेगा जिसने गुडविल खरीदी है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है. तो सर सारे पार्टनर्स भी ऐसा साइन कर सकते हैं. पॉइंट क्या है कि फर्म खत्म हो रही है. ऊपर वाले में पॉइंट क्या है कि पार्टनर बाहर जा रहा है, फर्म खत्म नहीं हो रही है. थर्ड वाले में पॉइंट क्या है कि फर्म ही खत्म हो रही है या एंटिसिपेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फर्म खत्म हो सकती है, तो उस समय पार्टनर्स ने डिसाइड किया. थर्ड पॉइंट पढ़ भाई. Section 54. Partner may, upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within specified period or within specified local limits. Such agreement shall be valid only if the restrictions are reasonable. वही अगेन, एज टू टाइम पीरियड, एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट, एज टू सिमिलर बिजनेस. ठीक है. ये बात ध्यान रखना, जहां भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात है, ये 3 पॉइंट्स याद रख लेना. ज्योग्राफिकल लिमिट्स, टाइम पीरियड एंड सिमिलर बिजनेस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन इन सेल ऑफ गुडविल. पार्टनरशिप ने अपनी गुडविल किसी को यदि बेच दी है, ठीक है, तो जिस भी पार्टनर ने वो खरीदी है या जिस भी पर्सन ने वो खरीदी है, वो बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म के, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फर्म के सिमिलर बिजनेस नहीं कैरी ऑन करने से विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, लोकल लिमिट्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. वो भी अगेन सेम ही पॉइंट है यार, करीब करीब सब में सेम ही पॉइंट्स आ रहे हैं. पार्टनरशिप वाले की बात करो, सब आपस में एक जैसे ही लगते हैं. मिदुष फोर बोलिए. सर ये सारे सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ही सेक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नहीं है. ठीक है. मिदुष क्या हो गया बेटा, सब सही है? सर बहुत जल्दी उठा दिया सर. ठीक है कोई बात नहीं. अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं अपन. एक्सेप्शंस टुवर्ड्स द रूल दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड. गलत होते हैं. जो एग्रीमेंट किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जहां पर
कोर्ट ने डिसाइड किया यार ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। कैसे? कि सर 3 अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन, कल मैंने आपको फैशन स्ट्रीट का एग्जांपल बताया था ना। सेकंड, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स, बताया था ना, लेवाई का शोरूम खुल रहा है, तो लेवाई के शोरूम में जो भी लेवाई की शोरूम खोल रहा है, लेवाई कंपनी उसके साथ में एग्रीमेंट कर सकती है कि यहाँ पर केवल हमारे प्रोडक्ट्स में डील करोगे, हमारे अलावा किसी और प्रोडक्ट से डील नहीं करोगे। और भी एग्जांपल्स हैं इधर, वो मैं बताऊंगा। एंड सर्विस एग्रीमेंट, जब तक हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो तब तक कहीं और जाके नौकरी करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला है ट्रेड कॉम्बिनेशन। पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। Trade combinations which have been formed to regulate the business or to fix prices are not void. The trade combination which tend to create a monopoly and which are against the public interest are void. देखो कल भी बताया था, ट्रेड कॉम्बिनेशंस को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो सॉरी, एक तो वैलिड पर्पस के लिए बने हैं और एक नॉन वैलिड पर्पस के लिए ट्रेड कॉम्बिनेशन काम कर रही है। केवल इस वाले पर्पस के लिए कोर्ट्स ने बोला है कि सर वो जो किसी को अदरवाइज काम धंधा करने से रोक रहे हैं वो सही है। कैसे? बताया था ना मैंने कल आपको कि सर यहाँ पर एक ग्राहक, इतनी सारी शॉप्स हैं कि सर फैशन स्ट्रीट में एक जने का दूसरा और धंधा था, तो जब भी वहां कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती या अंडर रेट कट करके सस्ता माल बेच के वहां की अपनी रिक्वायरमेंट कैपिटल की पूरी कर लेता था। सर इससे बाकी लोग मुंह देखते रह जाते थे और मतलब परचेजिंग उनकी इफेक्ट हो जाती थी। तो सर ट्रेड कॉम्बिनेशन ने डिसाइड किया कि कोई भी जना इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में नहीं जाएगा, इतनी रेट से कम में माल बेचेगा नहीं। इसका उद्देश्य मोनोपोली क्रिएट करना या कस्टमर को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इस ट्रेड कॉम्बिनेशन का उद्देश्य अपने धंधे को रेगुलेट करने का था। ठीक है, तो सर वो वैलिड है जहां किसी को इस पर्टिकुलर टर्म्स से नीचे रुपए, मान लो 1000 रुपए से नीचे कोई नहीं बेचेगा जैकेट, ऐसा करके निकाल लिया। ठीक है, सो द ट्रेड कॉम्बिनेशन विच हैव बीन फॉर्म टू रेगुलेट द बिजनेस, बिजनेस में गलतबाजी नहीं चलेगी, और टू फिक्स प्राइसेस आर नॉट वॉइड, दे आर डेफिनेटली वैलिड। लेकिन कुछ ट्रेड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि यार अपन 3 जने ही हैं, तुम 2 जने धंधे से निकल जाओ, मोनोपोली हो जाएगी मेरी, तुम दोनों को घर बैठे पैसा पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, ये तो क्या है, ये ट्रेड कॉम्बिनेशंस विच आर क्रिएटिंग मोनोपोली आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एंड हेंस दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी and hence they are void agreements, not valid agreements, they are void agreements. ठीक है, example, an agreement by 2 firms to avoid competition is void because it tends to create monopoly and it is against the public interest. जयराम वर्सेस कान्हा राव। ठीक है, चलो इतना कोई बड़ा केस नहीं है। सेकंड आते हैं अपन सोल डीलिंग एग्रीमेंट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के सेकंड पार्ट पे आते हैं, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स। पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। Agreements to deal in the products of a single manufacturer or to sell the whole produce to a single dealer are valid if their terms are reasonable. देखो 2 एग्जाम्पल्स, 2 बातें करी गई हैं इसमें। क्या 2 बातें करी गई? कर्नावट, प्रिशा, एंसल, सुहान, वीडियो ऑन करो रे। वीडियो ऑन करो। क्या बातें की गई है? एग्रीमेंट्स टू डील इन दी प्रोडक्ट्स ऑफ अ सिंगल मैन्युफैक्चरर। लेवाई वाला एग्जांपल या फिट हो रहा है ना कि मेरे शोरूम में लेवाई के ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे। ठीक है, सिंगल मैन्युफैक्चरर के। ऐसा मत कर देना कि लेवाइस में जाके तुम वो अलग अलग ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। लेवाई की उसमें रीड एंड टेलर का भी माल बिक रहा है, रेवर्ट्स का भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, वो ब्रांड का भी बिक रहा है, लोकल माल भी बिक रहा है। नहीं, यदि आपने हमारे से लेवाई का शोरूम का राइट्स लिए तो वहां केवल केवल और केवल लेवाई का ही माल बिकेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एग्रीमेंट्स टू डील इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ सिंगल मैन्युफैक्चरर। वो वैलिड है, वो रिस्ट्रिक्शन सही लगा रहा है। या फिर लिबर्टी के शोरूम, लिबर्टी शूज के शोरूम में केवल लिबर्टी शूज ही के ही ब्रांड के ही शूज बिकेंगे और कोई ब्रांड के बाटा फाटा के नहीं बिकेंगे। ठीक है, और
to sell the whole produce to a single dealer are valid if their terms are reasonable. कैसे? हमारे मिदुष जो है ना, मिदुष ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया? लोगों के बाल बड़े ही बिगड़ जाते हैं, तो इसने एक कोम्ब मैन्युफैक्चरिंग का धंधा चालू किया। ओके सर, कंघे बनाता था ये। तो अब कोम्ब मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसने बायर ढूंढा। ठीक है सर, बायर भी मिला तो इसकी किस्मत देखो शानदार चमकी हुई। इसको रिलायंस ने अपने स्टोर्स के लिए, ठीक है तेरे को कंघे बनाने, ठीक है हम खरीदेंगे तेरे से, लेकिन तेरा जितना भी प्रोड्यूस है तू सब हम ही को बेचेगा, कहीं और नहीं बेचेगा। तेरा जितना भी प्रोड्यूस है, चाहे तू महीने के 5,000 कंघे बना रहा है, तू 10,000 बना रहा है, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरा सारा प्रोड्यूस हमारे स्टोर में ही आना चाहिए, क्योंकि तेरे कंघे अच्छे हैं। हम नहीं चाहते वैसे कंघे कहीं और किसी उस पे आउटलेट पे मिले, हमारे यहाँ पर ही आए। तो तू सारा प्रोड्यूस हम ही को बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। सोल डीलिंग एग्रीमेंट हो गया या नहीं हो गया? यू सोलली विल डील विद अस, with nobody else. तो sole dealing agreement, yes. तो sir, agreements to deal in products of a single manufacturer or to sell the whole produce to a single dealer are valid if their terms are reasonable. बस reasonable terms होनी चाहिए, non reasonable नहीं होनी चाहिए। reasonable, reasonability की बहुत सारी बातें होती है यार। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल पढ़ना भाई दक्ष। Example, an agreement by person to sell all the mica produced by him to plaintiffs and not to another firm and not to keep any in stock is valid. ठीक है, Shubh, कोई और कौन? सुबर नायडू वर्सेस हर बादशाह साहिब। ठीक है, तो नॉट टू अनदर फर्म एंड टू कीप एनी स्टॉक, मतलब ये कोई लैंडमार्क केस नहीं है, बस एग्जांपल ध्यान रख लो। आपका जो भी है सब हम ही को बेचोगे। माइका जानते हो ना, वो उस पे लगती है, लकड़ी के ऊपर लगती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं अपन सर्विस एग्रीमेंट्स पे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा प्रॉब्लम मत आना, अपन थोड़ा ऊपर ऊपर से समझेंगे इसको। सर्विस एग्रीमेंट्स देखो, आप जब तक हमारे यहाँ पर, आप मतलब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, टीसीएस का एग्जांपल दिया था, आप जाके साथ का साथ विप्रो और एचसीएल के प्रोडक्ट्स नहीं उठाओ, का काम नहीं करोगे, सॉरी। हमारे यहाँ जब तक सर्विस कर रहे हो, क्लॉज इन सर्विस एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए देखते हैं। बेसिक बात क्या है, जब तक हमारे यहाँ काम कर रहे हो तब तक कहीं और जाके काम मत करना, तो ये तो वैलिड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहला पढ़ते हैं, अ क्लॉज टू सर्व द एम्प्लॉयर फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड, such agreement if reasonable do not amount to restraint of trade and hence are enforceable। देखो, कई बार क्या होता है, कई बार सर आपने कहीं पर एक एम्प्लॉयमेंट लिया, मिस्टर एक्स ने एक कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लिया। कंपनी ने बोला देखो कम से कम 3 साल हमारे यहाँ पर काम करना है, क्योंकि हम आपको जब सिखाएंगे आप तैयार होंगे, उसी में 1 साल लग जाएगा। ठीक है, आप इस दौरान कहीं और जाके काम करेंगे तो फिर हमारे सिखाए हुए का हमको कभी कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, इसलिए आप हमारे यहाँ पर ही काम कीजिए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और इस दौरान कहीं और काम मत करिएगा। ठीक है, आप हमारे यहाँ पर ही काम करिएगा, और इस दौरान कहीं और जहां पर भी कॉम्पिटिंग है आप हमारे साथ में मत करिएगा। तो सर अब इसके दो पार्ट्स हैं। यदि ये 3 साल के पीरियड के लिए ये जरूरी था कि हमने उसको जो सिखाया उसका सही में हमको बेनिफिट मिले, ट्रेनिंग वगैरह मिले, तो सर बात क्या, इसको कैसे देखना है कि ये रीजनेबल है? सर क्या इसको कहीं और जाके काम धंधा करने से रोका जा सकता है? सर रीजनेबल टर्म्स है तो रोका जा सकता है, नॉन रीजनेबल नहीं तो फिर नहीं रोका जा सकता। ओके सर। सर इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखो, मैंने कहा था ये टिपिकल है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एकदम ही वो मत हो जाना, निराश मत हो जाना। वापस समझाता हूं कि सर आप अगले 3 साल तक केवल हमारे यहाँ ही काम करेंगे और इस दौरान कहीं और जाके काम नहीं करेंगे। ओके सर।
सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो है, किसी को कोई काम धंधा करने से रोक रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) की स्पिरिट के अगेंस्ट तो है। लेकिन सर अब इसको ऐसे समझना कि सर दो पार्ट्स हैं, कि एक तो हमारे यही काम करेंगे अगले 3 साल तक, दूसरा कहीं और जाके काम नहीं करेंगे हमारे अलावा। ओके सर। सर ये फर्म में काम अब करना नहीं चाहता है तो क्या इसको जबरदस्ती बाध्य किया जा सकता? नहीं सर, जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं और जाके काम करने से रोका जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे समझ में आएगा आपको कि सर ये मुंबई है। यस सर। मुंबई में एक सीनियर डॉक्टर है। सीनियर डॉक्टर्स के पास में जूनियर डॉक्टर्स जनरली ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं? सीनियर डॉक्टर्स के पास में जूनियर डॉक्टर्स जनरली ज्वाइन करते हैं, उसको काम भी सीखते हैं, ट्रेनिंग भी होती रहती है उनकी, और धंधा भी मिल जाता है, मतलब सैलरी भी मिल जाती है। ओके सर। रेचा ऑल फाइन? ठीक है। तो बिजनेस के आर्ट्स भी सीखते हैं, और वो भी आई मीन टू से उनका खुद का हाथ भी अच्छा होता है और सैलरी भी मिल जाती है। ओके सर। तो सीनियर डॉक्टर ने जब जूनियर डॉक्टर को अपॉइंट किया तो उसमें ये था कि आप अगले 3 साल तक केवल मेरे यहीं पर काम करोगे और कहीं और जाके या फिर पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है। इन दी इन दी सिटी ऑफ मुंबई, इन दी सिटी ऑफ मुंबई, या फिर मेरी पेरिफेरी से 20 किलोमीटर के दायरे तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा। नहीं तो पता पड़ेगा, अरे ये सीनियर डॉक्टर के पास ही तो काम किया हुआ जूनियर डॉक्टर है, चलो यहीं पर चल लेते हैं अपन। ठीक है। तो क्या दो टर्म्स रखी उसने कि तू अगले 3 साल तक केवल मेरे यहां पर काम करेगा और पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। ओके सर। अभी 1 साल हुआ, जूनियर डॉक्टर ने इसके यहाँ पर काम धंधा बंद कर दिया, जूनियर डॉक्टर ने इसके यहाँ पर से नौकरी छोड़ दी। ठीक है सर। क्या सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को काम धंधा करने से रोक सकता है? नहीं सर, काम धंधा करने से नहीं रोक, मतलब अपने यहाँ पर नौकरी कर छोड़ने से रोक सकता है क्या? नहीं सर। एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। तो जब तक काम कर रहा है तब तक मेरे यही करेगा। यस। पर क्या काम करने से रोक, मतलब छोड़ने से रोक सकता है? नहीं सर, वो छोड़ के जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर यदि जूनियर डॉक्टर ने मुंबई में जहां ये डॉक्टर बैठा है उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में प्रैक्टिस करी, तो क्या ये इसको वहां पर प्रैक्टिस करने से रोक सकता है? एग्जैक्टली रोक सकता है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैसे? एज टू टाइम पीरियड। सर 3 साल की तो बात करी है इसने, कोई जीवन भर की बात थोड़ी कर ली है। नेक्स्ट सर, एज टू जोग्राफिकल लिमिट, कि मैं जहां बैठा हूं उसके 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं करना, उस 20.1 होते ही कर लेना। ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मेरे से ही सीख के मेरा बिजनेस, मेरा वो कहते हैं ना क्लाइंटेल खराब नहीं करना, तो मैं जहां बैठा हूँ उसके 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं। तो सर रीजनेबल एज टू टाइम, रीजनेबल एज टू जोग्राफिकल लिमिट एंड रीजनेबल एज टू सिमिलर बिजनेस ही तो लगा रहा है भाई। ठीक है। तो ये पहले का आंसर है, क्या ये इसको रोक सकता है कहीं और, मतलब ये नौकरी छोड़ने से? नहीं सर, रोक तो नहीं सकता। क्या ये इसको रोक सकता है मुंबई में 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में काम करने से? एग्जैक्टली रोक सकता है। ये सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर वाला बताया, ये एग्जाम में आया हुआ है। और ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन चार्टर्ड अकाउंटेंट में आया हुआ है, कि एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंट थे जोधपुर में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनके यहाँ पर ज्वाइन किया तो साइन करवाया कि मेरे दायरे के 20 किलोमीटर में या मुंबई में, सॉरी जोधपुर में तो प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। ठीक है। सेकेंड आ जाओ, अ क्लॉज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, कि जब तक तू मेरे यहाँ पर नौकरी में, तब तक तू और कुछ, जब तक तुम मेरे यहाँ पर नौकरी में हो तब तक तुम कोई और दूसरी जगह कोई तरीके का एंगेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई वो नहीं लोगे,
प्रोजेक्ट्स नहीं ले लोगे, ओपन प्रोजेक्ट्स नहीं, तुमको मेरे यहाँ पर ही डट के काम करना है, ठीक है। सच एग्रीमेंट्स डू नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड हेंस आर एनफोर्सेबल। रोका जा सकता है, जब तक मेरे यहाँ काम कर रहे हो कहीं और काम नहीं करोगे। कई जने दो दो नौकरी कर लेते हैं ना, कि 9 to 5 एक जगह, 6 to 9 दूसरी जगह, 6 to 9 दूसरी जगह, तो फिर सवेरे 9 बजे घर से निकलते हैं, रात को 9:30 बजे घर पे घुसते हैं, ठीक है। दो दो नौकरियां करते हैं भाई, कई जनों की लाइफ हार्ड होती है, उनको दो दो जॉब्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सर क्या रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। और ये जो है एग्जाम में अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आना चाहिए, क्योंकि रिसेंट एक्टिविटी ऐसी हुई है जहां पर टीसीएस ने या विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज को एचसीएल के प्रोजेक्ट्स उठाने से रोका। हाँ, ठीक है। जब तक आप हमारे यहाँ पर काम कर रहे हो तब तक कहीं और काम नहीं करना, ठीक है, या कोई भी ओपन प्रोजेक्ट नहीं लेना। पॉइंट नंबर 3, अ क्लॉज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। क्या होता है, ध्यान से समझना सर। ये एक एम्प्लॉय है, ये टीसीएस में काम कर रहे हैं, ठीक है सर। ये एम्प्लॉय टीसीएस में काम कर रहे हैं सर। इनको टीसीएस के अंदर की सारी बारीक से बारीक जानकारियां, इनके ट्रेड सीक्रेट्स, ये लोग कैसे बिडिंग करते हैं किसी काम के लिए, बड़ी फर्म में यूरोप के काम के लिए कैसे बिडिंग करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह सब पता है इनको, ठीक है। तो कंपनीज की नस नस पहचानते हैं ये जो एम्प्लॉय हैं, ओके सर। अब उनके ऑफर लेटर में जिससे इनको नौकरी दी थी उसमें डाला कि यदि आप हमारे यहाँ पर से जॉब छोड़ के जाते हैं तो आप अगले 2 साल तक किसी हमारी जैसी फर्म में काम नहीं करेंगे। सर इसलिए ये 2 साल का कूल डाउन पीरियड जरूरी होता है। ये जो अंदरूनी इंफॉर्मेशन है, जाते ही टीसीएस से निकलते ही यदि विप्रो में ज्वाइन कर लिया, या टीसीएस से निकलते ही यदि एचसीएल में ज्वाइन कर लिया, या कॉग्निजेंट में ज्वाइन कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो सीखा है, जो इन्स एंड आउट्स पता है इस कंपनी के बारे में, वो सारे यहाँ पर खोल देंगे। यस सर। तो टीसीएस को इस एम्प्लॉय की एग्जिट पे नुकसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, 100% नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सर ऐसा कई बार कूलिंग पीरियड डालते हैं कि आप कहीं कंपीटिंग फर्म में अगले इतने साल तक काम नहीं करेंगे, जीवन भर काम करेंगे, ऐसा लिख दिया। जीवन भर काम नहीं करोगे कंपीटिंग फर्म में, तो ये तो नॉन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा जो है ना, वो वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। क्या? रीजनेबल एज टू टाइम फ्रेम, रीजनेबल एज टू ज्योग्राफिकल लिमिट, या फिर रीजनेबल एज टू ये जो भी मैंने आपको बताई थी सिमिलर बिजनेस, ठीक है। तो अ क्लॉज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, इसको दो एंगल से देखना है। दक्ष अग्रवाल बोल, क्या हुआ? सर एक तो एक क्वेश्चन था कि ऊपर वाले पॉइंट पे आपने बोला था ना कि जब डॉक्टर ने दूसरे जूनियर डॉक्टर को बोला हाँ, कि जैसे साल तक मेरे यहाँ पे काम करना है, और फिर वो पहले साल ही छोड़ के चले गया, तो वो छोड़ हाँ, के जा सकता है सर? जा सकता है। चाहे क्लॉज में उन लोग ने साइन भी करवाया हो उससे यस, कि तो जा सकता है। कोई तुमको बंधुआ मजदूर की तरह अपने यहाँ पर बांध के नहीं रख सकता। ये तुम्हारी फुल फ्रीडम है, तुमको छोड़ के जाना है तुम जा सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट टू पेनल्टीज एंड ऑल दैट कि यस कुछ यस नहीं? यस यस, पेनल्टी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उस फर्म ने तुम्हारी ट्रेनिंग पे खर्चा किया होगा ना, उसने अपना समय दिया होगा ना। अब जब बेनिफिट लेने का टाइम आया तब तुम भाग रहे हो, निकल रहे हो, ठीक है। तुम जाना चाहो तुम जाओ, लेकिन तुमको ये जो हमारी जो कॉस्ट है ये जरूर पे करनी पड़ेगी, या फिर एक अमाउंट पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि यदि तुम छोड़ के जाओ तो इतना अमाउंट तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। वो रीजनेबल अमाउंट है तो देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे केसेस ओके। हुए हैं जहां पर बॉन्ड बनवा लिया, अगले 7 साल हमारे यहीं काम करोगे, अगले 3 साल हमारे यहीं काम करोगे, छोड़ के नहीं जाओगे। बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि उनको छोड़ के जाना पड़ा, तो क्या कंपनी उस बॉन्ड के थ्रू उनको छोड़ के जाने से रोक सकती है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो जा सकते हैं छोड़ के। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन में ही तो है ही है
प्लस एक बेसिक सी बात है, क्या तुम किसी को बंधुआ मजदूर जैसे अपने यहाँ पर अगले 4 साल जबरदस्ती रगड़ सकते हो? ना ना ना, नहीं रगड़ सकते। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉस्ट एंड ऑल, वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है भाई। और सर दूसरी बात और, हम्म। ये जो HCL और विप्रो वाला एग्जाम्पल था, हाँ अगर मैं विप्रो में काम कर रहा हूँ और मैंने कंपनी छोड़ दी, हाँ तो और उन लोग ने मुझे मना किया कि कोई भी सिमिलर टाइप की कंपनी में जाना नहीं है क्योंकि ट्रेड सीक्रेट्स या फिर कुछ भी मतलब एक्सचेंज हो सकता है। हाँ सो अगर मैं इलीगली HCL के साथ ट्रेड सीक्रेट्स एक्सचेंज कर रहा हूँ विप्रो के, हाँ। तो मतलब वो वाइट मतलब वो सॉरी इलीगली नहीं, मतलब बिना बताए विप्रो को एक्सचेंज कर रहा हूँ छुपके अब से, तू तो वो चाहे इलीगल। इलीगली कर, चाहे तू बिना बताए कर, तू कर तो गलत ही रहा है ना। तू कर तो तो गलत मतलब ही वो रहा है ना। ओके सर। इसलिए ठीक है, इसलिए इन वर्ड्स का जार्गन मत घुमा कि है ना, इलीगली नहीं नहीं, बिना बताए नहीं नहीं, कर तो गलत ही रहा है। इसलिए वो इस एक्ट में नहीं तो कहीं दूसरी जगह पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो भाई।